चरणों में नमन करते हुए आज के हमारे संविधान के वाचक प्रोफेसर सम्मानित आरसी धीमान साहब, हमारे राष्ट्रीय आचार्य आदरणीय इंजीनियर किशोर साहब, माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, समस्त राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जिम्मेवार साथियों को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि संविधान का वाचन प्रत्येक सोमवार के शाम 7 बजे से 8 बजे तक होता है, इसका उद्देश्य है कि भारत के 140 करोड़ लोग भारतीय संविधान को समझ सकें, पढ़ सकें, उसमें प्रदत्त जो अधिकार प्रत्येक नागरिक को दिए गए हैं उनका ज्ञान उनको हो। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा द्वारा भारतीय संविधान का वाचन प्रत्येक सप्ताह सोमवार को किया जाता है और हम बहुत बहुत आभारी हैं। इस काम में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं हमारे प्रोफेसर आरसी धीमान साहब, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत अच्छा एक्सप्लेन वो करते हैं। तो जो साथी जुड़े हैं उन सभी से मेरी प्रार्थना है, निवेदन है कि ध्यान पूर्वक इसको सुने और सुनकर केवल अपने तक सीमित ना रखें, अपने परिचितों में, अपने मित्रों में, अपने समाज में, जहां जहां उनका संपर्क है वहां तक संविधान की जानकारी वो पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कार्रवाई के लिए मैं राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी से आग्रह करता हूं कि आगे की कार्रवाई संचालित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद माननीय साहब। अब मैं आज के प्रबोधनकार डॉक्टर साहब माननीय धीमान साहब से अनुरोध करता हूं कि अपना संविधान का प्रबोधन रखें। माननीय धीमान साहब। माननीय धीमान साहब से मेरा अनुरोध है कि अपना उद्बोधन रखें। आपकी पिक्चर ही आ रही। नमस्कार साथियों, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा वेलकम यू इन दिस लाइफ चेंजिंग वेबिनार। साथियों, आज की इस संवैधानिक चर्चा की अध्यक्षता कर रहे माननीय धर्म प्रकाश भारती जी, संस्थापक राष्ट्रीय बौद्ध महासभा एवं भूतपूर्व विधायक तथा इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे माननीय मास्टर बादल सिंह बौद्ध जी, कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, एवं इस कार्यक्रम में शामिल राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के समस्त पदाधिकारी, उपासक, उपासिकाओं एवं अन्य साथीगण। जैसा कि आप यह जानते हैं कि संविधान के ऊपर चर्चा चल रही है और संविधान के मौलिक अधिकारों से संबंधित हम लोग जो है
चर्चा कर रहे हैं। आज मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 20 पर हम लोग चर्चा करेंगे। विगत सप्ताह अनुच्छेद 19 पर चर्चा हो चुकी है, तो अनुच्छेद 20 पर चर्चा करने के लिए हम लोग आज इस वेबिनार में उपस्थित हैं। अनुच्छेद 20 को समझते हैं क्या है, फिर उसके बाद हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम आरसी धीमान है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूं, लॉ पढ़ाता हूं। मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं। अन्य सरकारी जगह पर भी जो है उनकी नियुक्तियां हुई हैं। एक डिक्लेरेशन है जो मैं देश के नागरिकों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, जो आपका स्क्रीन पे मैंने शेयर किया हुआ है। फंडामेंटल राइट्स है लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी यानी जीवन, स्वतंत्रता, समता और गरिमा के बगैर व्यक्ति का जीवन जीना संभव नहीं होता है। ये जो महत्वपूर्ण अधिकार हैं, उन अधिकारों को प्रदर्शित करती हुई है इमेजेस है। आज हम लोग जिस अनुच्छेद 20 पर चर्चा करने जा रहे हैं, वह भारत के संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकारों में आता है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। किस तरह का संरक्षण प्रदान करता है? पहला, अनुच्छेद 20(1) में कि किसी भी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए कानून के उल्लंघन के अलावा किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया नहीं जाएगा। ना ही उस कानून के तहत लगाया गया जुर्माना, जो कानून से कम हो सकता है, अपराध के समय उसके लिए उसको दंडित नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी अपराध के लिए दंडित नहीं किया जाएगा, सिर्फ उस अपराध के लिए दंडित किया जाएगा जो उसने कारित किया है। दूसरी बात है अनुच्छेद 20(2) के अंतर्गत कि किसी भी व्यक्ति पर एक से अधिक बार एक के लिए मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और उसे दंडित नहीं किया जाएगा। तीसरा क्लॉज है इसमें कि किसी भी अपराध के आरोपी किसी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इसमें ये 3 बातें हैं। इन 3 बातों को हम समझाने से पूर्व जो है कुछ इसकी बेसिक चीजें हैं जो आप लोग को बताना चाहते हैं। वो क्या है? नंबर 1 कि अनुच्छेद 20 के अंदर ये कहा गया है
कि अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण। तो यहाँ पे दो शब्द निकल के आते हैं। पहला यह निकल के आता है कि अपराध, और दूसरा है सजा यानी दंड, और तीसरा है संरक्षण यानी प्रोटेक्शन, यानी क्राइम, पनिशमेंट एंड प्रोटेक्शन। तीन शब्दों का अर्थ समझे बगैर ये आर्टिकल 20 समझ में आने वाला नहीं है। तो हमें पहले इन तीन शब्दों का अर्थ समझना होगा। जैसे कि पहला शब्द है क्राइम, अपराध। तो यहां पर यह समझने की आवश्यकता है कि व्हाट इज क्राइम, अपराध क्या है, क्या है अपराध। तो इस साइटेशन को समझने के लिए मैं आपको ब्रिटिश शासन काल में ले चलता हूं। आप कल्पना कीजिए कि ब्रिटिश शासन का दौर था, सती प्रथा का बोलबाला था, बड़े पैमाने पर पति की मृत्यु के उपरांत पत्नियां पति की चिता के साथ स्वयं को अग्नि में समर्पित कर देती थी और जल जाती थी, पति के साथ सती हो जाती थी। यह जो सती होने की प्रक्रिया थी वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। जब कोई पति की मृत्यु होती थी तो उसकी पति की मृत्यु की लाश के साथ उसकी पत्नी को उसकी चिता में जलकर सती होना होता था। तो क्या होता था, एक धार्मिक रीति रिवाज होता था, फूल माला, ढोल नगाड़ा, शंखनाद, इष्ट देवी देवताओं का आह्वान होता था। एक रस्म रिवाज से सभी देवी देवताओं को याद करने के पश्चात ढोल नगाड़ा बजाते हुए उस स्त्री को सजा करके उसने अग्नि में समर्पित कर दिया जाता था, इस आशय से कि तुम्हारा पति की मृत्यु हो गई है और अब भी तुम भी इस दुनिया से चली जाओ, ताकि तुम दोनों का एक साथ जन्म होगा और फिर अगली बार तुम लोग एक साथ जोड़ा बना करके धरती पे आना। ऐसी मान्यता थी। ऐसी बहुत सारी अन्य मान्यताएं भी थी। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। परंतु बंगाल के अंदर बाल विवाह हुआ। उस बाल विवाह में एक बच्ची के पति की मृत्यु हो गई। एक बच्ची जिसका विवाह हुआ था बाल विवाह में, उसके पति की मृत्यु हो गई, गौने से पूर्व हो गई। अब उस बच्ची को अपनी पति की जो है लाश के साथ जो है जल करके चिता में समाप्त हो जाना था। तो उस बच्ची को ढोल नगाड़े शंखनाद पूजा पाठ करने के पश्चात जब चिता में डाला गया तो बच्ची चिता से भागी और भाग करके वह जान बचाने के लिए अपने परिवार वालों से लिपटने लगी। परंतु यह जो प्रथा थी, सती प्रथा, उसके कारण उसको फिर से पकड़ा गया। पकड़ के बलपूर्वक उसको उसके मृतक पति की लाश के साथ जला दिया गया। उसकी आवाज गूंजती रही,
इतनी तेज वो चीखी, इतनी तेज वो चीखी कि उसकी आवाज ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर पहुंच गई, क्योंकि उस समय भारत पर ब्रिटिश भारत था, यह भारत नहीं था, ब्रिटिश भारत था। और ब्रिटिश भारत में अंग्रेजों का शासन था और शासन चलता था ब्रिटेन से, ब्रिटेन की पार्लियामेंट से चलता था। इसलिए पार्लियामेंट के मेंबर्स ने ब्रिटेन की पार्लियामेंट में यह इशू उठाया कि भारत के अंदर एक ऐसी भी प्रथा है जिसमें जो है इंसान को दूसरे मृतक इंसान के साथ जिंदा जलने के लिए मजबूर किया जाता है, खास तौर से बेसिस ऑफ द सेक्स, जैसे स्त्रीलिंग के साथ यह अपराध होता है, यह प्रथा होती है। उसके बाद जो है भारत के अंदर इस तरह के प्रथाओं को रोकने के लिए बहुत सारे आंदोलन चालू हुए। स्वामी विवेकानंद की भाभी के साथ भी यही हादसा हुआ था, वो उसे नहीं बचा पाए। तो व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ दिस, ये जो स्थिति है, ये जो हिस्ट्री मैंने आपको बताई है, इसका अपराध से क्या संबंध है, डेफिनेशन से क्या संबंध है? यह कृत्य उस समय धार्मिक था, मान्यता प्राप्त था, और आज अपराध है। कोई भी कृत्य तब तक अपराध नहीं होता है जब तक के उसको आपराधिक विधि के अंतर्गत परिभाषित न कर दिया जाए। जैसे आज सती प्रथा अपराध है, कोई किसी स्त्री को अपने पति के साथ सती होने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता, कोई स्त्री सती नहीं हो सकती। लेकिन पहले ये क्राइम नहीं था, धार्मिक संस्कार था, और आज अपराध है। कहने का मतलब है कि अपराध वह कृत्य है जो किसी आपराधिक विधि के अंतर्गत अपराध घोषित किया गया हो। अपराध वह कृत्य है, अपराध वह कार्य जो है अपराध है जिस कार्य को किसी आपराधिक विधि के अंतर्गत अपराध घोषित कर दिया गया हो, तो वह कार्य अपराध हो गया। जैसे कि सती प्रथा ब्रिटिश शासन काल के दौरान किसी भी विधि के अंतर्गत अपराध घोषित नहीं थी, इसलिए स्त्रियों को पति के साथ जलकर नष्ट हो जाना पड़ता था, और ये एक संस्कार था। परंतु आज जो है वही संस्कार हम भारत के संविधान के लागू होने के बाद इस जनरेशन ने इस कृत्य को अपराध घोषित कर रखा है। ब्रिटिश शासन काल के दौरान इसके खिलाफ मूवमेंट चालू होने लगा था। तो मेरा समझाने का मतलब सिर्फ इतना है कि अपराध क्या है ये समझ में आ गया। एक साइटेशन चार्ट में और जोड़ करके मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि जैसे अनटचेबिलिटी, छुआछूत, छुआछूत, छुआछूत 26 नवंबर 1949 को जब भारत का संविधान लागू हुआ और अनुच्छेद 17 के द्वारा छुआछूत को आपराधिक कृत्य घोषित कर दिया गया और इसके लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया, तो 26 नवंबर 1949 के बाद जब संविधान जैसे लागू होता है उसके बाद से अनटचेबिलिटी इज ए क्राइम। परंतु पूर्व काल में अनटचेबिलिटी वाज नॉट ए क्राइम, इट वाज ए रिलीजियस फैक्टर। ये एक धार्मिक तत्व था, छुआछूत करना अपराध नहीं था। तो व्हाट इज ए क्राइम?
मेरे ख्याल से 2 साइटेशन में समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट है पनिशमेंट, दंड। तो दंड, लॉर्ड मैकाले ने जब भारतीय दंड संहिता 1860 बनाई तो उसने कहा कि भारतीय दंड संहिता 1860 में हम 3 बातें साफ रखेंगे। एक तो क्लियरिटी, इस शब्द बिल्कुल क्लियर होंगे, अर्थ उसके क्लियर होंगे। दूसरा इक्वालिटी, इस सब समान रूप से दंड के भागीदार होंगे। इक्वालिटी, क्लियरिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये जो बेसिक चीजें थी वो रखी गई। और दंड जो पूर्व काल में थे, 1800 भारतीय दंड संहिता 1860 के लागू होने से पूर्व जो दंड थे, सजा जो थी, वह धर्म के आधार पे अलग अलग थी, वह जाति के आधार पे अलग अलग थी। तो ये चोरी के दंड को अलग अलग वर्ग, अलग अलग जाति के आधार पे अलग अलग नहीं रखा जा सकता। अगर चोरी का दंड जो भी निश्चित किया जाता है तो वह सभी व्यक्तियों पे समान रूप से होगा, चाहे वह हिंदू हो, चाहे वह मुस्लिम हो, चाहे वह सिख हो, चाहे वह बौद्धिस्ट हो, चाहे वह कोई भी हो। लॉर्ड मैकाले ने ये बात स्पष्ट की। तो सजा से आशय यह है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अपराध को कारित करता है तो वह अपराध दंडिक विधि के अंतर्गत जिस सेक्शन में उसमें दंड दिया गया है वह दंड से है, सजा से। प्रोटेक्शन यानी संरक्षण, इक्वल संरक्षण होगा। तो अब हम लोग जो है 3 शब्दों के अर्थ को समझने के बाद आगे बढ़ते हैं कि एक शब्द का अर्थ और समझना होगा इसको, कि जो विधायिका होती है, विधायिका से आशय है कि जो कानून बनाने की संस्थाएं हैं, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो विधानसभा हो राज्यों की, ये विधायिका है। तो विधायिका 2 प्रकार की मुख्य रूप से विधियों का निर्माण करती है, एक सिविल लॉ और दूसरा क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ यानी कि सिविल मामलों से संबंधित, और क्रिमिनल लॉ यानी दंडिक मामलों से संबंधित, जिसमें अपराधों का वर्णन होता है। तो विधायिका जिस विधि को बनाती है उसको लागू करती है कार्यपालिका। तो विधायिका, जैसे कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बना, अब उसको लागू भी करना है। जैसे भारतीय दंड संहिता 1860 बनी, उसको लागू भी करना है। जैसे जो है महिला संरक्षण अधिनियम 2005, उसे लागू भी करना है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 बना, उसे लागू भी करना है। तो लागू करने की भी एक तिथि डिसाइड होती है कि यह एक्ट इस तारीख से प्रभावी होगा। जैसे कि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को भारत की जनता के द्वारा संविधान सभा में जो है रखा गया और भारत की जनता की तरफ से आत्मार्पित, अधिनियमित और अंगीकृत कर लिया गया, उसी दिन लागू हो गया। परंतु जिस
तिथि को यह बनता है अधिनियम, उस तिथि से भूतकाल में जाकर के पीछे भी ये अधिनियम लागू किया जा सकता है। सिविल मामलों में अधिनियम को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, अब उसको भूतलक्षी प्रभाव से अगर हम लागू करना चाहें, भारत की जो है एग्जीक्यूटिव है लागू करना चाहे, तो उसे 10 साल पहले से पीछे से लागू कर दे, ठीक है, या जिस तारीख को बना उस तारीख से लागू कर दे। या जैसे कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 है, उसको वह 5 में तो बना, विधायिका ने बना, लेकिन लागू वो 2000 से कर दे, 5 साल पीछे से कर दे। तो जिस अधिनियम को भूतकाल से लागू किया जाता है, उस अधिनियम को भूतलक्षी अधिनियम कहते हैं, भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया गया कहा जाता है। और जिस अधिनियम को भविष्य में आगे जाके लागू किया जाता है, उसे भविष्यलक्षी प्रभाव से लागू किया गया माना जाता है। यानी कि किसी भी अधिनियम को भूतलक्षी प्रभाव से या भविष्यलक्षी प्रभाव से लागू किया जा सकता है। तो यहाँ पर सवाल ये उत्पन्न होता है कि क्या आपराधिक विधियों को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जा सकता है? तो जवाब ये है कि आपराधिक विधियों को भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता है, कतई नहीं लागू किया जा सकता, जबकि सिविल विधियों को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 20 का जो पहला पॉइंट है वो ये है कि किसी भी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए कानून के उल्लंघन के अलावा किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा। कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति के ऊपर यदि कोई आपराधिक आरोप लगा हुआ है, जैसे किसी व्यक्ति ने चोरी कर ली और चोरी करने के बाद जो है वह पकड़ा गया और उसके बाद पुलिस उसको ले गई। फिर पुलिस उससे कहती है कि आप मुझे ये सवाल का जवाब दीजिए, आप ये कहिए कि मैंने ये मोबाइल चुराया, मैंने ये लैपटॉप भी चुराया, मैंने ये सोना भी चुराया, मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया, आप ये सारी की सारी जो है चोरियों को कबूल करिए। और वह व्यक्ति पुलिस के सामने इन सारी चोरियों को स्वीकार नहीं करता, इनकार कर देता है, तो क्या पुलिस उसके ऊपर एक कोई नया केस बना सकती है कि उसने पुलिस को जो है इन सारे सवालों का जवाब नहीं दिया, जिसकी वजह से उसके ऊपर एक केस और लगाया जाए? यहाँ पे ये सवाल है। या 161 का जो बयान आता है, 161 से सीआरपीसी के अंतर्गत जो बयान है उसको देने से इनकार कर दिया, तो क्या पुलिस कोई अन्य केस उसके ऊपर लगा सकती है? अगर वह लगा सकती है तो फिर उसके ऊपर कई केस लग जाएंगे। एक अपराध वह करेगा और वह 20 अपराध के मामले में जो है दंडित किया जा सकता है।
क्योंकि ऐसी भी संभावना है कि व्यक्ति एक अपराध करे और फिर जो है उसके ऊपर जो बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है दूसरे दूसरे अपराधों की, जिसमें मूल्य नहीं मिल रहा है, तो सारे अपराध इसी व्यक्ति के ऊपर लगा करके इसको एक्यूज्ड बना के, तो ऐसा भी जो है नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर यह है कि जिस अपराध को उसने कारित किया है उसको उसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाएगा। कहने का मतलब है उसके ऊपर एफआईआर होगी, उसके विरुद्ध इन्वेस्टिगेशन होगी उसी अपराध के लिए, उसके बाद उसके ऊपर चार्जशीट लगेगी, उसके बाद उसी अपराध के संबंध में न्यायालय के अंतर्गत विचारण होगा और उस विचारण में एविडेंस आएगा और या तो उस अपराध के मामले में वह व्यक्ति दोषी ठहराया जाएगा या वह व्यक्ति निर्दोष ठहराया जाएगा। अगर वह दोषी ठहराया गया और उस अपराध में 2 प्रकृति का दंड है। पहला कि 1 साल की सजा या 1000 जुर्माना या 1000 जुर्माना और 1 साल की सजा, इस तरह से अगर वो दंड का प्रोविजन है तो उसमें माननीय न्यायालय द्वारा उसको 1 साल की सजा दे दी जाती है, सजा हो गई। फिर बाद में ये होता है कि इनको तो इस केस में एक फिर से इसको 1000 रुपए जुर्माने की सजा और सुना दी जाए। तो ये जो दोहरा अभियोजन है या दोहरा दंड है, उससे यह अनुच्छेद संरक्षण देता है उस व्यक्ति को 1000 रुपए जुर्माना या 1 साल की सजा या 1000 रुपया जुर्माना और 1 साल की सजा, दोनों 3 ऑप्शन थे न्यायालय के समक्ष उसे दंड देने के। पहला कि न्यायालय उसे 1 साल का दंड दे सकता था, 1 साल का दंड दे दे, या फिर 1000 रुपया जुर्माना दे दे, काम खत्म। दोनों में से एक कोई भी दंड दिया जा सकता है, या 1000 रुपया जुर्माना और 1 साल का दंड दोनों ही दिया जा सकता है। अब ये जो है न्यायालय को डिसाइड करना है कि तीनों में क्या दिया जाए, और इन तीनों फैक्टर्स में एक दंड दे दिया गया उसको, तो फिर दोबारा उसी मामले में उसके ऊपर दोबारा से वो केस नहीं चलाया जा सकता है। ये प्रोटेक्शन जो है अनुच्छेद 20(1) देता है, यानी किसी भी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए कानून के उल्लंघन के अलावा किसी अन्य अपराध के लिए अन्य कोई अपराध करता है तो उसमें दोषी ठहराया जाएगा, लेकिन एक ही अपराध के लिए बार बार उसे दंडित नहीं किया जाएगा। सीधी बात। कुल मिला के इसका सार ये है कि एक ही अपराध के लिए उस व्यक्ति को बार बार दंडित नहीं किया जाएगा। एक बार दंडित कर दिया गया है, बस खत्म, दोबारा उसको उसी अपराध के लिए दंडित नहीं किया जाएगा। उसी अपराध यानी वही घटना, ऐसा नहीं कि एक बार उसने चोरी कर ली और फिर जो है वो उसमें पकड़ा गया और फिर उसको सजा हो गई और वो सजा काट के आया तो वो अपराध की दंड पूरा हो गया, सजा हो गई, कंप्लीट हो गया। अगर वह फिर से कहीं और चोरी करता है
तो फिर से एक नया अपराध सृजित होता है, उसके ऊपर एफआईआर होगी, उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, उसमें चार्जशीट लगेगी और उसके बाद ट्रायल होगा, उसके बाद जो है उसको पनिशमेंट मिलेगा और फिर वो एक नया अपराध होगा, उसके लिए उसे दंडित किया जा सकता है। परंतु यहाँ पर सिर्फ ये जो है आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन इस बात का दे रहा है कि एक व्यक्ति जिसको किसी एक अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है और किया गया है, तो वह व्यक्ति को उसी अपराध के लिए पुनः दंडित नहीं किया जाएगा। ये है प्रोटेक्शन। अब इसमें जो है केसेस है, केस को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग जो है अपराधों के लिए सजा के संबंध में जो संरक्षण का दूसरा पॉइंट है वो ये है कि किसी भी व्यक्ति पर एक से अधिक बार एक ही अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। एक ही अपराध के लिए उसके ऊपर बार बार मुकदमे नहीं चलाए जाएंगे। ये भी क्लियर है। अपराधों के संबंध में तीसरा पॉइंट है, किसी भी अपराध के आरोपी किसी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, कोई व्यक्ति है वह किसी आपराधिक मामले में पुलिस ने उसको अभियुक्त बनाया, अभियुक्त बनाया तो वह अपराधी है, इसको साबित करने की जिम्मेदारी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की है। वह इन्वेस्टिगेशन करेगा, साक्ष्य इकट्ठा करेगा उसके विरुद्ध और न्यायालय के अंदर जो है उस पर विचारण होगा। जो शार्प मेथड है, जो साइंटिफिक मेथड है, जो लॉजिकल मेथड है, उसका इस्तेमाल करके उस अभियुक्त को अपराधी साबित किया जाएगा। परंतु उस अभियुक्त को इस बात के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा कि तुम अपने खिलाफ गवाही दो कि तुमने चोरी की, तुमने कोई अपराध कारित किया। यानी किसी भी अपराध के आरोपी किसी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। बताओ भाई, जैसे कि यूरोप के अंदर किसी अभियुक्त को जिसके विरुद्ध जो है चार्जशीट, पहले तो एक चीज समझाना चाहूंगा कि अब ये जो एक्यूज्ड और क्रिमिनल दो शब्द हैं, अभियुक्त और अपराधी दो शब्द हैं, जिसको हम जो है एक्सप्लेन करना चाहते हैं। अभियुक्त जिसको अंग्रेजी में एक्यूज्ड कहते हैं, एक्यूज्ड का मतलब ये है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको पुलिस ने किसी भी मामले में यह महसूस किया कि यह अपराध इस व्यक्ति ने कमिट किया है, अपराध कारित किया है, और उस पर एफआईआर दर्ज होती है। जैसे ही उस पर एफआईआर दर्ज होती है, उस पर आरोप लगता है, चार्जशीट दाखिल होती है, वह अभियुक्त हो जाता है क्योंकि उस पर अभियोग लग गया। अभियुक्त, अभियोग युक्त, उस पर चार्ज लग चुका है, अभियुक्त हो जाता है, एक्यूज्ड। और जिस दिन न्यायालय द्वारा यह निर्णय दे दिया जाता है कि इस व्यक्ति को जो कि अभियुक्त के
रूप में जो है न्यायालय में प्रस्तुत हुआ। विचारण के बाद ये पाया गया कि यह अपराध इसने कारित किया है और दंड दे देती है। जैसे ही वह दंड दे देती है, वह व्यक्ति अपराधी कहलाने के लिए एंटाइटल हो जाता है। वी कैन से दैट ही इज क्रिमिनल। तो न्यायालय द्वारा निर्णय देने के बाद वह क्रिमिनल होता है, मुलजिम होता है। और निर्णय से पूर्व वो एक्यूज्ड होता है। वह निर्दोष भी हो सकता है, वह दोषी भी हो सकता है। तो इसलिए किसी भी व्यक्ति को क्रिमिनल बताने का काम न्यायालय के निर्णय के बाद होगा। किसी व्यक्ति को, चाहे वो कानपुर का हो, चाहे वो आगरा का हो, चाहे वो हैदराबाद का हो, चाहे वो कहीं भारत के टेरिटरी में हो, बिना विचारण के उसे अपराधी घोषित करने का काम कोई भी विधि किसी भी अधिकारी को यह अधिकार नहीं देती। चाहे वो पुलिस का अधिकारी हो, सजा देने का काम पुलिस का नहीं है। ऐसे बहुत सारे मामले एनकाउंटर्स के जो है न्यायालय के अंदर जो है पाए गए, जो फेक पाए गए, फेक एनकाउंटर, फर्जी मुठभेड़ के नाम पर जो है पुलिस द्वारा जो है अभियुक्त को स्वतः अपराधी घोषित करके और जो है उसको फेक एनकाउंटर के माध्यम से उसको गोलियों से शूट कर देना और उसकी हत्या हो जाना। और फिर उसके बाद न्यायालय में जब ऐसे मामलों की जब जो है जांच की जाती है तो वो फेक एनकाउंटर्स के रूप में होते हैं। फिर उसके बाद कई पुलिस अधिकारियों को उसमें दंड भी मिलता है, सजा भी मिलती है। तो इस तरीके के जो अभियुक्त और जो है अपराधी, ये दो शब्दों का अंतर समझने की आवश्यकता है। जब हम अभियुक्त को अपराधी समझने लगते हैं तो फिर दंड देने का काम तो फिर न्यायालय बाद में करता है और जो है अधिकारी इसको पहले करने लगते हैं। तो इस तरह के मामलों से प्रोटेक्शन देने के लिए जो है यह रखा गया है प्रोविजन की किसी भी अपराध के आरोप किसी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। यानी कि राइट टू एक्यूज्ड, अभियुक्त के अधिकार हैं। पहला क्या अधिकार है? वो ये है कि उसको जबरदस्ती आप गवाही देने के लिए मजबूर नहीं करेंगे कि आप अपने खिलाफ गवाही दो कि ये कत्ल मैंने ही किया, ये चोरी मैंने ही की। आप उसको दे लाठी मार मार के उसको जो है मजबूर नहीं करेंगे। अगर किसी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बल प्रयोग करके मजबूर किया जाता है तो ऐसा साक्ष्य जो है न्यायालय में मान्य नहीं होता, क्योंकि दैट इज अगेंस्ट द आर्टिकल 22 सब क्लॉज 3। तो यहाँ पर जो है ये जो 3 प्रकार के प्रोटेक्शन दिए गए हैं अनुच्छेद 20 के अंदर, वह मैंने आपको समझाए। अब इसको जो है सिलसिलेवार जो है थोड़ा सा समझते हैं। इसमें डिबेट भी हुआ था पार्लियामेंट के अंदर, जो है डिबेट क्या हुआ था आर्टिकल 20 में। हेलो, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट ऑन आर्टिकल 20। क्या डिबेट हुआ?
Mr. T. Krishnamachari has introduced an amendment that word prosecuted and be inserted before the word punished in clause. Mr. T. कृष्णामाचारी ने अनुच्छेद 20 के अंतर्गत एक अमेंडमेंट यह है सलाह दिया, प्रस्तुत किया कि जो वर्ड पनिशमेंट है उससे पहले प्रोसिक्यूटेड एंड भी लगा लिया जाए इन क्लॉज 2। ये जो सब क्लॉज 2 है उसमें लगा लिया जाए। तो सब क्लॉज 2 में क्या बना? नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड punished for the same offense more than once। ये जो वर्ड था प्रोसिक्यूटेड एंड, ये दो वर्ड जो थे ये अमेंडमेंट मिस्टर टी कृष्णामाचारी ने प्रपोज किया था। डॉक्टर B.R. Ambedkar said that I am prepared to accept the amendment. Really speaking, the amendment is not necessary, but as certain doubts have been expressed that the word punished may be interpreted in a variety of ways, I think it may be desirable to add the words prosecuted and punished. It was put to the vote and adopted। कहने का मतलब है कि प्रोसिक्यूटेड एंड शब्द को अमेंडमेंट करके इसमें डाला गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन आर्टिकल 22 क्लॉज 2 immunity from double punishment, the clause guarantees that no person shall be prosecuted and punished for the same offense more than once, and is used here in the ordinary conjunctive sense. Hence, Article 22(20) sub-clause 2 bars a second prosecution only where the accused has been both prosecuted and punished for the same offense previously, but this clause does not bar subsequent trial if ingredients of the offense in the previous and the subsequent trial are distinct। ये डिबेट पार्लियामेंट के अंदर हुई। रतनलाल वर्सेस पंजाब राज्य एक केस है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि जो आपराधिक विधियां हैं वो भूतलक्षी प्रभाव लेकर के लागू नहीं होती। सिविल विधियां भूतलक्षी प्रभाव लेकर के लागू होती हैं। इसका एक एग्जाम्पल मैं बता ही चुका हूं। परंतु यदि भविष्य में कोई ऐसी आपराधिक विधि बनती है जिसमें दंड कम दिया जा सकता है,
तो वह लागू होगी। कैसे लागू होगी? रतनलाल वर्सेस पंजाब राज्य के अंतर्गत यह निर्णय आया कि यदि कोई आपराधिक विधि भविष्य में इस तरह से बनती है कि उसमें दंड कम कर दिया जाता है, तो उसका लाभ उस अभियुक्त को मिलेगा। जैसे मान लेते हैं कि एक एग्जाम्पल है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने हत्या कर दी, हत्या करी, हत्या करने के कारण उसको 10 साल की सजा दी जाती है। परंतु एफआईआर हुई, इन्वेस्टिगेशन हुआ, चार्जशीट लग गई, चूंकि मामला विचारण में है, अभी उस पे दंड नहीं आया है अभियुक्त के ऊपर, और न्यायालय ने जो है आपराधिक विधि में किए गए अपराध में दंड कम कर दिया है, तो उस अभियुक्त को इसका लाभ मिल जाएगा। और भविष्य में आने वाली जो विधि है कि वो 5 साल की सजा उसको मिलेगी, 10 फिर नहीं मिलेगी। परंतु भूतलक्षी क्या है? भूतलक्षी ये है कि यदि कोई व्यक्ति आज अपराध करता है और 5 साल बाद कोई विधि बनती है, तो वो आज के 2020 को कवर करके नहीं बनेगी। भूतलक्षी प्रभाव से वो विधि लागू नहीं होगी। भविष्य लक्षी का तो लाभ अभियुक्त को मिलेगा, लेकिन भूतलक्षी के का प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। ये क्लियर है। यहाँ पर ये बात काफी महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब दूसरी बात ये है कि अपराधों के संरक्षण के लिए ये 3 प्रोविजंस हैं। पहला ये है कि एक ही व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को उसी मामले में अभियुक्त बनाया जाएगा जिस मामले में उसने अपराध कारित किया गया है, अन्यथा नहीं। पहला पॉइंट। दूसरा, किसी भी व्यक्ति पर एक से अधिक बार के अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। यानी एक बार अगर उसने दंड भुगत लिया है तो बार बार उसको उसी अपराध के लिए दंड नहीं दिया जाएगा। तीसरा है कि उसको अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। बस इसमें यही 3 पॉइंट हैं जो कि महत्वपूर्ण है। केस यह है कि दुराशय के मामले में एक केस है में यह निर्णय दिया गया कि दुराशय से अभिप्राय किसी व्यक्ति की मानसिक दशा, दंडिक कार्रवाइयों से दुराशय का अर्थ दोषपूर्ण आशय है। अतः किसी अभियुक्त को कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जा सकती जब तक कि यह नहीं पाया जाता कि अपराध करने का उसका दोषपूर्ण आशय था। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेंस रिया।
मेंस रिया। मेंस रिया से आशय होता है कि दुराशय। दुराशय से आशय ये होता है बुरा आशय, है ना। यानी कि किसी भी अपराध को करने की आशय के साथ वह अपराध किया जाना दुराशय कहलाता है। तो यहाँ पर दुराशय शब्द की परिभाषा को डिफाइन किया गया था। टू का प्रोटेक्शन यही है। इसके बाद जो है 21 जो महत्वपूर्ण है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, जिसे भी कोई चीज समझनी है, पूछनी है, तो व्हाट्सएप के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से या जो है ये वेबिनार में प्रश्न के माध्यम से सवालों को पूछ सकते हैं। संवैधानिक शब्द को कोई अगर नहीं समझ में आया है तो समझाया जाएगा फिर से। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा ये कुछ कार्यक्रम हैं जिनका लगातार जो है आयोजन किया जा रहा है जूम के माध्यम से। 8:30 से 11 AM का जो संडे का प्रोग्राम है, सोमवार को ये टाइम चेंज हो गया है, 7 से 8 हो गया है। बुधवार का सुबह 7 से 8 का है और शनिवार का 8 से 10 का कार्यक्रम लगा हुआ है। इसी के साथ जो है मैं अपने लेक्चर को यहीं पे समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट मंडे को आर्टिकल 21 पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल 21 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके ऊपर तो जो है बहुत मोटी मोटी PhD की जा सकती है, लोग कर रहे हैं। और संविधान के अंदर जो अधिकार न्यायालय को लगता है कि उपस्थित नहीं है, उसको न्यायालय जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो है निर्णय द्वारा सर्जित करता है। कैसे? इस संविधान के अंदर जो है एक आर्टिकल है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधियां उसके अधीनस्थ न्यायालय पर बाध्यकारी होंगी। तो उच्चतम न्यायालय जो है अपने निर्णयों के माध्यम से कुछ इस तरीके के जो अधिकार हैं, जिनके जो मनुष्य के जीवन जीने के लिए अति आवश्यक हैं, उनको आर्टिकल 21 के ग्राउंड के आधार पर अपने डिसीजन के माध्यम से डिसाइड कर रहा है, जिसके माध्यम से जो है वो संवैधानिक अधिकार के रूप में हम लोग के सामने आ रहे हैं। तो आर्टिकल 21 के माध्यम से बहुत सारे हमारे अधिकारों का सृजन हुआ है। हम लोग नेक्स्ट मंडे को आर्टिकल 21 पे चर्चा करेंगे। ओके, जय हिंद, नमस्कार। साधु साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद माननीय प्रबोधनकार RC धीमान साहब। मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय भारती साहब से अनुरोध करता हूं कि अपना अध्यक्षीय उद्बोधन रखें। माननीय भारती साहब। पुनः सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने असिस्टेंट प्रोफेसर माननीय RC धीमान साहब का, जिन्होंने आर्टिकल 20 को आर्टिकल 21 के बारे में काफी बारीकी से समझाने की कोशिश की है, हम सबको समझाया है। और मैं ऐसा विश्वास प्रकट करता हूं कि जिस थीम और एक्सप्लेन के साथ धीमान साहब समझाते हैं, शायद ही कोई उनका स्टूडेंट होगा जो फेल होता होगा, वरना सारे स्टूडेंट उनके कॉलेज में अच्छे मार्क्स के साथ पास होते होंगे, क्योंकि उनकी थ्योरी और एक्सप्लेन इस किस्म का है कि कम से कम बुद्धि रखने वाले व्यक्ति की भी समझ में आ सकता है। इसलिए उनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और अब मैं
सभी से अपील करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा जूम से साथियों को जोड़ने की कोशिश करें। संविधान की चर्चा को भारत के कोने कोने में, गांव-गांव में पहुंचाने का भरपूर प्रयास करें, जिससे हमारा देश मजबूत हो सके, हमारे देश का नागरिक जागरूक हो सके और वो करप्शन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की ताकत पैदा कर सके। अब मैं केवल संचालक महोदय, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि वो कार्यक्रम को समापन कराने के लिए मंगल गाथा के साथ समापन कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद माननीय साहब। समस्त साथियों से अनुरोध है कि जो पोल्स चल रही है वो पोल कर लें, और इसे आज के कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग आपको RBM इंडिया चैनल यूट्यूब पर मिल जाएगी, और फेसबुक पर भी मैंने लाइव की है। जिन साथियों तक जूम वेबिनार की समझ नहीं पहुंच पाई है उन तक भेज दें, और इसका जिससे लाभ हो और संख्या आगे बढ़े। अब मैं सभी साथियों से अनुरोध करता हूं कि सभी साथी धम्म पालन गाथा के साथ आज के कार्यक्रम को समापन करेंगे। तो हम सभी एक स्वर में एक साथ बोलते हैं, सब्बे सत्ता सुखी, सब्बे सत्ता संतो, सब्बे हंतो चखेमिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःख महागमा, सब्बे सत्ता सुखी हन्तु, सब्बे हंतो चखेमिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःख महागमा, सब्बे सत्ता सुखी हन्तु, सब्बे हन्तु चखेमिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःख महागमा। साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। मैं क्या बोल रहा हूँ सर? आज के कार्यक्रम के विधिवत समापन की घोषणा की जाती है। सभी साथियों को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। दोपहर में हमारे यहाँ भोजन करके 1-2 घंटे रेस्ट ले लीजिएगा।